हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थिंग के बारे में जानेंगे। जो भी लाइन है उसकी अर्थिंग हम किस तरह से करेंगे। क्योंकि हम अर्थिंग के बारे में जानते हैं कि कोई भी अगर एसेसरीज है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, तो उसके जो भी मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट को एक अर्थ वायर से कनेक्ट कर देना ही अर्थिंग कहलाता है। जो भी मेटल पार्ट होता है उसमें लीकेज करंट या फिर कहीं से भी अगर फेज तार वायर का इंसुलेशन हट जाने से अगर उसकी बॉडी से टच कर रहा है और अगर हम उस बॉडी को हम छू रहे हैं तो हमें शॉक लग सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम उसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हम घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यूज करते हैं उनका अर्थिंग करना ज़रूरी होता है, उसी तरह से जो भी हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पे भी जो भी हम पोल्स यूज करते हैं उन पोल्स को अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। और जो भी लाइटिंग अरेस्टर से जो भी हमारी कंडक्टर लाइंस हैं, ओवरहेड लाइंस हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता होती है। जो भी लाइटिंग अरेस्टर है वो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनसे लाइटिंग अरेस्टर से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी लाइन है उसकी किस तरह से अर्थिंग करेंगे और क्या क्या रूल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आई रूल नंबर 90 यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 90 के अनुसार ओवरहेड लाइन के सारे खंभों व उनकी धातु फिटिंग प्रभावी ढंग से अर्थिंग होनी चाहिए, जिसके लिए लाइन प्रति 1.609 किलोमीटर अर्थात 1 मील पर समान दूरी पर 4 अर्थिंग किए जाने चाहिए। अर्थात कि जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या फिर उसके तो एक मील के बीच में तो एक मील की दूरी के लिए जो भी अगर डिस्टेंस हो, 1 मील की डिस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो 1 मील के डिस्टेंस के लिए हम कम से कम 4 अर्थिंग किए जाने चाहिए समान दूरी पे। लाइन आधारों के अर्थिंग के लिए जनरली हम पाइप अर्थिंग यूज की जाती है। जो भी लाइन सपोर्ट हैं उनकी अर्थिंग के लिए जो भी पोल्स हैं, रेल पोल्स हैं या फिर जो भी स्टील पोल्स हैं उनकी अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं कि पाइप अर्थिंग यूज करते हैं। इसके लिए जनरली 2.5 मीटर लंबा, 40 इंटरनल डायमीटर व 2.9 मोटाई का GI पाइप यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप यूज में लाई जाती है। पाइप की लंबाई वहाँ की मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने बताया था कि अर्थिंग में जो भी पाइप की जो लंबाई है, किस तरह से उसकी लंबाई जो है मिट्टी पे डिपेंड करता है, वहाँ के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मिट्टी की नमी ठीक होगी, सही होगी, मिट्टी की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, तो उस कंडीशन में जो पाइप की जो लंबाई है कम होगी। तो जो भी है पाइप की लंबाई किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की मिट्टी की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पाइप की लंबाई हम कम रखते हैं। अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है या फिर पथरीली जगह है तो वहाँ पे हम पाइप की लंबाई बढ़ा करके हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग अरेंजमेंट जो है लाइन आधार से जो भी पोल होता है उससे 3 मीटर की दूरी पर की जाती है, जहाँ से सामान्यतः 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का गैल्वेनाइज्ड आयरन तार अर्थ लेवल से 90 सेंटीमीटर अंदर से लाकर नट बोल्ट की सहायता से लाइन आधार व अन्य धातु भागों पर कस दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारी अर्थिंग होती है ये लाइन आधार से 3 मीटर की दूरी पर की जाती है, जहाँ से सामान्यतः 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का GI तार जो है भूमि तल के अंदर से 60 सेंटीमीटर अंदर से ला करके नट बोल्ट की सहायता से हम
जो भी लाइन आधार है या फिर कोई भी धातु पार्ट हैं उनको हम कस देते हैं। लाइन पर किए जाने वाले प्रत्येक पाइप आर्थिंग व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री के लिए एक यहाँ पे सूची बनाई गई है, जैसे कि हम सूची में देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन अर्थिंग को दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लाइन सपोर्ट के लिए हम पाइप अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी लाइन सपोर्ट है, लाइन आधार है, उसको हम भूमि के अंदर से हम 60 सेंटीमीटर की गहराई पे हम एक जीआई पाइप ले करके और 3 मीटर की दूरी पर लाइन आधार से 3 मीटर की दूरी पर पाइप अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो पाइप अर्थिंग है इसका जो भी जो अग्रभाग होता है नुकीला होता है और यह कास्ट आयरन का बना होता है। जो भी इलेक्ट्रोड होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, एक सर्किल में फिगर एक उसको ए से डिनोट किया गया है। वहाँ पे किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम नट बोल्ट के द्वारा कसते हैं, इसको अगले फिगर में दिखाया गया है, या जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर ए को विस्तार से दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बाद से जीआई वाशर है, उसके बाद से जीआई नट है, जीआई बोल्ट है, उसके बाद से इलेक्ट्रोड का भाग दिया हुआ है और यहाँ पे जीआई लग और जीआई अर्थ वायर को दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इसी तरह से ये कनेक्शन किया जाता है नट बोल्ट के द्वारा। यहाँ पे लाइन पर किए जाने वाले प्रत्येक पाइप अर्थिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक सामग्री की सूची दी हुई है और मूल्य दर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक जो भी पाइप अर्थिंग है उसके लिए कितनी मात्रा में कौन से सामान लगेंगे और कितने रुपए के प्रत्येक सामान आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में। तो सबसे पहले हम 40 mm व्यास का जीआई पाइप की संख्या जो होगी 2.5 मीटर होगी और इसका जो रेट पड़ेगा वो 50 रुपये पड़ेगा। और यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का जीआई तार जो है 2 kg होगा और 25 रुपये पर kg के दर होगा। और जो भी यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड वायर तार है तो जीआई लग जो है 1 होगा और इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी 2.5 रुपये। और जीआई बोल्ट हुआ 10 mm व्यास का व 32 mm लंबा नट व वाशर सहित ये 2 होना चाहिए और प्रत्येक का रेट जो है 2.5 रुपये है। नमक जो होगा वो 15 kg होगा और 2 रुपये पर kg के हिसाब से। और लकड़ी का कोयला जो है चारकोल जो है 15 kg रहेगा और 2.5 रुपये पर kg की दर से। और यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का जो अनुपात होगा वो लैंड स्पेस यानी कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके 150 रुपये का आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पाइप अर्थिंग के लिए कितनी मात्रा में कौन से सामान लगने हैं और उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग है, कौन कौन से ऐसे क्रॉसिंग हैं जिनको हम क्रॉसिंग करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है या फिर ओवरहेड लाइन है तो उसके मार्ग में अगर कोई क्रॉसिंग आ रहा है तो ऐसे स्थिति में हम एक या अधिक को पार करना पड़ सकता है। जैसे कि जो भी क्रॉसिंग है एक क्रॉसिंग या फिर एक से अधिक क्रॉसिंग भी हमको करनी पड़ सकती है। तो इस स्थिति में कौन कौन से क्रॉसिंग आ सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है कि नदी को क्रॉस करना पड़ सकता है, ओवरहेड लाइन या फिर ट्रांसमिशन लाइन को, रेलवे लाइन को पार करना पड़ सकता है, रोड को क्रॉस करना पड़ सकता है, टेलीफोन लाइन को क्रॉस करना पड़ सकता है, या फिर अदर इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन कोई दूसरा
बिजली का ओवरहेड लाइन है उसको पार करना पड़ सकता है, बिल्डिंग कोई भवन है उसको पार करना पड़ सकता है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए क्रॉसिंग का हम यहाँ पे क्या करेंगे कि संक्षिप्त विवरण देखेंगे, जानेंगे, और किस तरह से हम क्रॉसिंग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे हम नदी क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि हमको पता है कि छोटी नदियों व नालों को लाइन के सामान्य पार्ट यानी कि सामान्य स्पैन पर ही पार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब नदी का स्पैन लंबा हो तो उस कंडीशन में 12.4 मीटर लंबे डबल पोल संरचना द्वारा या फिर टावर लगा करके नदी को पार किया जाता है। इस स्थिति में जल स्तर व कंडक्टर के बीच की जो 11 किलोवोल्ट लाइन के लिए 4.5 मीटर से कम स्थिति अंतर जो भी 4.5 मीटर से क्लियरेंस कम नहीं होना चाहिए। नदी को ऐसे जगह से पार करना चाहिए जहां नदी का स्पैन कम हो तथा लाइन आधार ऐसी स्थिति पर होने चाहिए कि वे नदी की धारा या धारा बदलाव से प्रभावित न होने वाले हों। रेलवे पुल या सड़क पर के पुल के पास की यह स्थिति और अच्छी होती है। तो जैसा कि हमको देख सकते हैं कि जो रिवर क्रॉसिंग है लंबे डबल पोल संरचना वाले पोल या फिर टावर लगा करके हम कर सकते हैं। इस तरह से नदी को ऐसे जगह से पार करना चाहिए जहाँ कि स्पैन क्या हो, कम हो, ताकि हम आसानी से नदी को पार कर सकें। और जो भी ओवर ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए कम सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे हम रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। रेलवे लाइन को पार करते हुए संबंधित जो भी रेलवे लाइन है उसको पार करने के लिए संबंधित रेलवे नियमों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से इसकी अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार की क्रॉसिंग चित्र 3.37 में दिखाया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सामान्य रेलवे लाइन को समकोण पर ही पार करना चाहिए, अर्थात तो जो भी रेलवे लाइन है उसको समकोण पे ही क्रॉस करना चाहिए, उसे तिरछा या फिर किसी एंगल से क्रॉस नहीं करना चाहिए। कभी किसी विशेष परिस्थिति में यह जो झुकाव है 30 डिग्री तक हो सकता है, परंतु इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड ये है कि क्रॉसिंग पर इस्पात पोल उपयोग में लाने जाने चाहिए अथवा इस्पात निर्मित संरचना या फिर आरसीसी पोल उपयोग में लाए जाने चाहिए और वे पर्याप्त टेक व्यवस्था युक्त होने चाहिए। इसके बाद रेलवे लाइन के मध्य से लाइन आधार की दूरी 3 मीटर प्लस लाइन आधार की भूतल से ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। क्रॉसिंग पर लाइन का स्पैन उसके सामान्य स्पैन का 80% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग पर आई रूल 1956 के अनुसार कंडक्टर, प्रोटेक्टिंग वायर, टेक वायर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां चालक तार 500 केजी तन्य सामर्थ्य से कम सामर्थ्य के नहीं होने चाहिए तथा बियरर वायर जो होगा 6 स्टैंडर्ड वायर माप का क्रॉस तार जो होगा वो 10 स्टैंडर्ड वायर गेज माप का तथा टेक वायर स्टे वायर जो होगा वो 7x7 या 10 स्टैंडर्ड वायर गेज माप से कम के जीआई तार नहीं होने चाहिए। लाइन पर चालक में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। रेलवे भवन व उसकी संरचना से बीच से स्थिति अंतर जो भी क्लियरेंस है के लिए आई रूल 80 का पालन किया जाना चाहिए। तो जो भी रेलवे भवन व उसकी संरचना से जो भी क्लियरेंस है वो आई रूल 80 का पालन करना चाहिए। न्यूनतम स्थिति अंतर जो भी मिनिमम क्लियरेंस के लिए ओवर लाइन व रेल लाइन के बीच की निम्न दूरियां नीचे दी हुई सारणी में दी गई हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं।
यहाँ पे विद्युत लाइन एवं रेल लाइन के बीच न्यूनतम क्लियरेंस हेतु टेबल दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं वोल्टेज दिया हुआ है 11 किलो वोल्ट तक। बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज के लिए अगर हम स्टेशन के अंदर देखें तो 10 मीटर होना चाहिए, स्टेशन के बाहर 7.6 मीटर होना चाहिए। ये नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन के लिए हम स्टेशन के अंदर देखें तो 8.6 मीटर होना चाहिए, स्टेशन के बाहर 6.3 मीटर होना चाहिए। तो अगर वोल्टेज जो है 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक है तो ब्रॉड गेज के लिए अंदर स्टेशन के अंदर जो है 10 मीटर, स्टेशन के बाहर 7.6 मीटर होना चाहिए। नैरो गेज के लिए 8.8 मीटर तथा 6.4 मीटर होना चाहिए। अब वोल्टेज 33 किलो से 66 किलो वोल्ट तक के लिए जो भी क्लियरेंस है ब्रॉड गेज के लिए 10.3 मीटर होना चाहिए स्टेशन के अंदर, तथा स्टेशन के बाहर 7.9 मीटर होना चाहिए। नैरो गेज के लिए 9.1 मीटर होना चाहिए तथा 6.7 मीटर होना चाहिए। इसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रेलवे लाइन है तो जो भी प्रोटेक्टिंग या फिर जो गार्डिंग के लिए 3 या 5 मिरर तार एक रक्षण अनुप्रस्थ बाहु पर स्थापित किए जाते हैं और उन पर 8 इंच टर्नर वायर गेज की लैचिंग दी जाती है। रेलवे लाइन के ठीक ऊपर पर्याप्त चौड़ाई तक के लैचिंग 610 mm की परस्पर दूरी पर तथा उससे दूर ये लैचिंग परस्पर 3.05 मीटर की दूरी पर होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि रेलवे लाइन के गार्डिंग के लिए हम 3 या 5 बीरर तार जो कि जो भी क्रॉस आर्म है उस पर हम लगाते हैं, उस पर फिट करते हैं। ये जो भी गार्डिंग जो के लिए जो हम बीरर तार यूज़ कर रहे हैं, ये बीरर तार जो होते हैं ये जो भी लाइन कंडक्टर होते हैं उनके नीचे होता है, क्रॉस आर्म पे फिट होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं किस तरह से रेलवे लाइन को किस तरह से पार किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेलवे लाइन के दोनों किनारों दोनों साइड पे पोल्स यूज किए गए हैं और उन पोल्स को जो है टेक वायर के द्वारा टेक प्रदान किया जा रहा है। फिर जो भी हमारे लाइन तार है वो सबसे ऊपर है और जो भी प्रोटेक्टिंग वायर है गार्ड वायर है वो नीचे दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में। रेलवे क्रॉसिंग रेलवे लाइन के ऊपर से जो भी लाइन तार जा रहे हैं फिर उनके नीचे हम गार्ड वायर हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से फेज वायर रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहा है। फिर हम उसके लिए हम कुछ लैचिंग तार का भी यूज करते हैं, जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग यानी कि टेली कम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग के बारे में जानकारी दी गई है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है। टेली कम्युनिकेशन लाइनों को पार करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होती है, क्योंकि शक्ति लाइन टेली कम्युनिकेशन लाइन पर वोल्टेज प्रेरित करती है। हमको पता है कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो उसमें जो वोल्टेज होती है एसी वोल्टेज होती है, और ये एसी वोल्टेज जो भी वहाँ से गुजरने वाली टेलीकम्युनिकेशन लाइंस हैं वायर है उसमें इंडक्शन का प्रोसेस होता है, जिससे उसमें जो भी सिग्नल जा रही होती है उसमें नॉइज इंक्लूड हो जाता है और वो भी जो भी सिग्नल होता है टेलीकम्युनिकेशन लाइन की वो डिस्टार्ट होने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे स्थिति और भी निर्णय और महत्वपूर्ण हो जाता है। लाइन के भू योजित यानी कि शॉर्ट सर्किट थ्रू अर्थ हो जाने की स्थिति पर भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर 430 वोल्ट से अधिक की वोल्टता प्रेरित होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की क्रॉसिंग को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो भी टेलीफोन पोल है वहाँ से जो भी टेलीफोन वायर जा रहा है
तो उसकी क्रॉसिंग के लिए हम किस तरह से यहाँ पे 2 पोल अरेंजमेंट करके लाइन चालक को हम ऊपर से ले जा रहे हैं, और जो भी फेज वायर है, और नीचे हम देख सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग कंडक्टर का दिखाया गया है। यहाँ पे टेलीफोन लाइन के क्रॉसिंग को दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जनरली जो टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग है वो समकोण पे ही होनी चाहिए, परंतु कभी विशेष परिस्थिति में यह झुकाव कोण 60 अंश तक कम हो सकता है, जिसके लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया टेलीफोन लाइन को किस तरह से झुकाव हुआ है। तो यहाँ पे जो भी टेलीफोन लाइन व ओवरहेड लाइन के निकटतम तार के बीच की जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो डिस्टेंस है 915 mm से कम नहीं होना चाहिए। टेलीफोन लाइन के ऊपर भी गार्डिंग व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 3 या 4 बेरर वायर स्थापित किए जाते हैं और लैचिंग की व्यवस्था की जाती है, जिनकी परस्पर दूरी टेलीफोन लाइन के ऊपर व निकट 610 mm तथा दूर 1.83 मीटर पर की जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी टेलीफोन लाइन है और उसके ऊपर हम पोल जो भी टावर्स का यूज करके या फिर पोल का यूज करके हम टेक तार के द्वारा हम जो भी फेज वायर है सबसे ऊपर है, और उसके नीचे प्रोटेक्टिंग वायर्स की जो भी बियरिंग वायर है हम लगाते हैं। 3-4 बियरिंग वायर हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम रोड क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। सड़क पार करते हुए या फिर सड़क के साथ लाइन होने की स्थिति में सिरोपरी ओवरहेड लाइन के नीचे गार्डिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए जो भी रक्षण है, प्रोटेक्शन है, वो क्रॉस आर्म पर 9 स्टैंडर्ड वायर गेज के 2 जीआई तार लगाए जाते हैं और उन पर 10 स्टैंडर्ड वायर गेज के जीआई तार की लैचिंग लगाई जाती है। ये लैचिंग जो है लाइन आधार के निकट 7 सेंटीमीटर पर तथा उसके बाद परस्पर 3 मीटर की दूरी पर होती है। सड़क क्रॉसिंग हेतु अधिकतम जो स्पैन है वो 67 मीटर का हो सकता है। सड़क भी समकोण पर पार करनी चाहिए। जो भी ओवरहेड लाइन है उसको पार कराने के लिए रोड के समकोण पर पार करनी चाहिए। कहीं कहीं विशेष स्थिति में यह कोण जो है 60 अंश से कम हो सकता है। सड़क क्रॉसिंग की रक्षण व्यवस्था निम्न चित्र में दिखाई गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं लाइन के लिए भूमि से न्यूनतम क्लियरेंस जो है टेबल के अनुसार होना चाहिए, जो कि नीचे दिया हुआ टेबल। यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है उसको 2 पोल्स के सहायता से किस तरह से हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी टेक वायर है और रक्षण जो भी कंडक्टर है, वायर है, उसको हम लगाए हुए हैं। जो भी फेज वायर है ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है हमको। विद्युत लाइन तथा सड़क के बीच न्यूनतम क्लियरेंस हेतु यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सड़क पार करते हुए 250 वोल्ट तक और 250 से 600 650 वोल्ट तक, फिर 11 किलो वोल्ट पर, फिर 33 किलो वोल्ट पर यहाँ पे क्लियरेंस दिया हुआ है। तो 250 वोल्ट के लिए 5.8, 250 से 600 वोल्ट तक के लिए 5.8 ही होना चाहिए, जबकि 11 किलो और 33 किलो वोल्ट के लिए 6.1 होना चाहिए। और सड़क के साथ चलते हुए अगर हम क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो क्लियरेंस होना चाहिए जो भी कंडक्टर है और अर्थ के बीच, सड़क के बीच, वो होना चाहिए 5.5 दोनों के लिए, और 5.8 11 किलो वोल्ट के लिए तथा 6.1 जो है 33 किलो वोल्ट के लिए होना चाहिए। और टिप्पणी क्या है कि इससे गाड़ियों के आने जाने पर कोई रुकावट न हो। क्रॉसिंग फॉर द अदर इलेक्ट्रिक लाइनेस, मतलब कोई दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या फिर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको हम किस तरह से उसकी क्रॉसिंग करते हैं यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है थोड़ा सा संक्षिप्त में। तो लाइन के लिए ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि जब उसे अपने से कम अथवा अपने बराबर या अपने से
उच्च वोल्टता की लाइनों को पार करना होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ निम्न वोल्टेज लाइन को पार करना होता है वहाँ लाइन उसके ऊपर से ले जाई जाती है, और जहाँ बराबर वोल्टता की लाइनें हों वहाँ किसी को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है, परंतु जहाँ उच्च वोल्टेज की लाइन पार करनी हो वहाँ निम्न वोल्टेज लाइन नीचे से ले जाई जाती है। दोनों लाइनों के बीच जो रक्षण व्यवस्था देना आवश्यक है, साथ ही दोनों लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी भी नियमानुसार होना चाहिए। क्लियरेंस जो है नियमानुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि से न्यूनतम स्थिति अंतर मिनिमम क्लियरेंस का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जहाँ तक संभव हो लाइनें समकोण पर ही क्रॉस करनी चाहिए, और भूमि से न्यूनतम जो भी क्लियरेंस है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 के अनुसार तथा चालकों के बीच की जो भी स्थिति अंतर लगभग 4.6 सेंटीमीटर प्रति किलो वोल्ट रखना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉसिंग फॉर द बिल्डिंग। कोई बड़ी बिल्डिंग है, भवन है, उसके क्रॉसिंग के लिए कैसे क्रॉसिंग करते हैं, तो विद्युत लाइन को भवनों के ऊपर या आसपास से गुजारने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी होती है। यथासंभव लाइन को पक्के मकानों के ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए। भवनों पर से या उसके आसपास से विद्युत लाइन को गुजारते हुए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 79 व इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 80 का पालन करना चाहिए। भवन के लिए यह स्थिति नीचे सारणी में दिया जा रहा है। विद्युत लाइन एवं भवन के बीच न्यूनतम अंतराल हेतु यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पे वर्किंग वोल्टेज और वर्टिकल क्लियरेंस एवं बिल्डिंग दिखाया गया है, अर्थात भवन से ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, भवन में क्षैतिज स्थिति में क्लियरेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं 250 से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए जो भी क्लियरेंस है वो वर्टिकली 2.5 मीटर होना चाहिए तथा हॉरिजॉन्टली 1.25 मीटर होना चाहिए, और 11 किलो वोल्ट तक के लिए 3.66 वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए भवन से, और हॉरिजॉन्टली जो है 1.25 मीटर होना चाहिए। 33 किलो वोल्ट तक के लिए 3.66 मीटर होना चाहिए वर्टिकल क्लियरेंस तथा हॉरिजॉन्टल 1.83 मीटर हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना चाहिए। 33 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए हम 3.66 मीटर प्लस 0.305 मीटर प्रति 33 किलो वोल्ट या उसका खंड होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए 1.83 प्लस 0.305 प्रति 33 किलो वोल्ट या उसका खंड होना चाहिए, जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं।